हेलो सोल्जर्स, कैसे हो भाई सब लोग। आशा करता हूँ कि सब मजे में होंगे। आज का अपना अगला मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है भाई। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण पहले मैं आया हूँ, उसके बाद आपके जीके और साइंस की क्लास लेके सुरेंद्र सर आएंगे। तो आज अपनी लाइव की बजाय अपने रिकॉर्डेड क्लास रहेगी मॉक टेस्ट की। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने मैथ का ये रहा भाई। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार सा क्या दे रखा है भाई। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है भाई। दो संख्याओं का योग दे रखा है 25 और अंतर दे रखा है 15। तो बड़ी संख्या का आधा कितना होगा। हमें बोल रखा है दो संख्याओं का योग, जैसे दो संख्या है a प्लस बी, उसका योग दे रखा है 25 और अंतर है कितना 15। तो बड़ी संख्या, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता रखा है भाई। क्या होता है, बड़ी संख्या निकालनी होती है तो योग और अंतर को जोड़ लो। बड़ी संख्या क्या, योग और अंतर को जोड़कर दो का भाग दे दो भाई। कितना होगा, 25 और 15 40, 40/2 कितना होता है भाई, 20 होता है। ये हो गई बड़ी संख्या, लेकिन हमें बड़ी संख्या नहीं पूछी है। क्या पूछी है, बड़ी संख्या का आधा। क्या पूछा है भाई, बड़ी संख्या का आधा, यानी इसको आधा कर दो। आधा करने का मतलब दो का भाग दे दो, कितना हो जाएगा भाई। अरे कितना होगा, बड़ी संख्या का आधा कितना हो गया भाई, 10 हो गया। क्या हो गया, 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा भाई आपके। आया भाई समझ में, आ जाना चाहिए भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया भाई। यदि a बराबर 9 और b बराबर कितना दे रखा है 16, तो हमें पूछा है स्क्वायर रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, ए और बी की जगह वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह तो हम क्या करेंगे 9 और बी की जगह 16। 9 × 16 प्लस बी स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। 9 × 16 कितना होता है भाई, 144, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। इनको ऐड करो भाई, कितना होगा ऐड करने पर, ये हो गए 100 और 200 300 400, कितना हो जाएगा भाई 400। ये किसका स्क्वायर होता है भाई, 20 का। किसका होता है भाई, 20 का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी वाला। आई बात समझ में, ओके। चला क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ भाई। यदि किसी कक्षा में कुल 1200 विद्यार्थी, कितने हैं भाई 1200 विद्यार्थी है। यदि लड़कों का प्रतिशत 70% और लड़कियों की संख्या कितनी है। भाई लड़के हैं 70%, तो लड़कियां कितनी होगी भाई, गर्ल्स कितनी होगी 30% होगी क्या। अब हमें पूछा संख्या कितनी है, तो आसान सा क्वेश्चन है भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या कितनी होगी भाई। 1200 का कितना निकालना हमें, 30%। दो जीरो से दो जीरो, 12 × 30 कर दो भाई, कितना होता है 12×3 = 36, 360 है क्या अपने पास लड़कियां, और बाकी वाला जो भी है वो क्या है, लड़के। आई बात समझ में, ऑप्शन नंबर अपने कितना हो जाएगा, बी वाला। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। यदि m अनुपात n 3:2 और 4m+5n अनुपात 4m-5n का मान क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करेंगे भाई। करें क्या इसको, m की जगह तो रखना है 3 और n की जगह रखना है 2। 4 × 3 +5 × 2 अनुपात रेशियो 4 × 3 -5 × 2। बस इसको सॉल्व करना। 4×3 = 12, 12 और 10 22 अनुपात 4×3 = 12 -10 करेंगे कितना आएगा, 12 - 10 करने पर आता है 2। 2 की टेबल से कितनी बार है, 11 बार और 1 बार। 11 अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। भाई बात समझ में, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है ना भाई। चलो, 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 तक की, यानी हमें क्या पूछा है, प्राकृत संख्या। इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर से ही होता है।
प्राकृत संख्या है 50 तक की, वो भी कौन सी, सम संख्या है, उनका औसत क्या होगा। तो भाई संख्या कहां से स्टार्ट करनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 48, 50, 50 तक, कहां तक करनी है, 2 से लेकर 50 तक की जो सम संख्या है उनका औसत। और मैंने बता रखा है अगर एक ऐसी सीरीज दे रखी है जिनके बीच अंतर है वो क्या है, समान है, तो उनके लिए तो आसानी से हम उनका एवरेज निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। भाई कैसे, दो पहली संख्या और अंतिम संख्या 50 बट्टे 2 कितना होगा भाई, जोड़ने पर होगा अपने 52, 52 बट्टे 2 यानी कितना आता है 26। आंसर कितना हो जाएगा 26। आपने अगर ऐसे सीधा जोड़ दिया भाई दो संख्याएं बिना वाले से कि 50 होता है 50 का आधा 25, तो आंसर अपने क्या आ जाएगा गलत, उस हिसाब से नहीं चलना। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर विषम संख्या का होता उस क्वेश्चन में तो इसका क्या आता भाई 25 आता। ठीक है, हाँ, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है भाई, द कॉस्ट ऑफ the cost price of 11 item equal to the selling price of 10 item, find the profit or loss percentage। ठीक है, क्या बोला है भाई, 11 तो क्या है कॉस्ट प्राइस वाली वस्तु है और 10 क्या है सेलिंग प्राइस वाली। ठीक है, 11 का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, सीपी अपॉन एसपी। एसपी को नीचे भेज दिया, 10 अपनी जगह और 11 कहाँ भेज दिया भाग में। ये तो हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। मैंने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद कर 11 में बेची है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है भाई, और लाभ कितने का हुआ है, 1 रुपए का। कितने का हुआ है, 1 का। अब हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है भाई, लाभ बट्टे क्रय मूल्य क्या होता है भाई, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई इसका 10 गुणा क्या करेंगे 100, 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 गुणा 10 कितना होता है भाई 10। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको, 10% का लाभ हुआ। कितने का हुआ है 10% का। ऑप्शन नंबर आपके सी वाला सही हो जाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। राम और श्याम है भाई, एक तो है राम एक है श्याम, उनका आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। 4 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 3 क्या हो जाता है भाई 4 हो जाता है। तो वर्तमान आयु क्या है, अब ये क्या है भाई अनुपात है, अनुपात के साथ एक कोई संख्या होती है वो हमेशा गुणा होती है, उस संख्या को मैंने क्या मान लिया भाई x है। और अनुपात का मतलब क्या होता है, ये होते हैं वो डिवाइड में होते हैं, यानी 2x बटे क्या है 3x, इस टाइप में है। बोला 4 साल बाद, यानी दोनों की उम्र में क्या हो रहा है भाई 4 साल प्लस हो रहा है। पहले उम्र 2 साल थी 2x थी और इसकी 3x थी, 4 साल दोनों में जुड़ गए तो इनका अनुपात कितना हो गया 3:4 हो गया। अनुपात का मतलब मैंने बताया क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 3 को तो करेंगे नीचे वाली की संख्या के साथ, 4 को करेंगे ऊपर वाले के साथ। 4 दूनी 8x, 4 इंटू 4 16 बराबर 3 इंटू 3 9x प्लस 4 इंटू 3 12। अब x वाली वैल्यू एक तरफ और जो कांस्टेंट वैल्यू है अचर वैल्यू है उनको एक तरफ। 8x 9x माइनस 8x करेंगे तो x, और 12 को इस तरफ भेजने पर 16 माइनस 12 कितना होता है भाई 4। यानी x का मान कितना आया है 4 आया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उस हिसाब से पूछा है राम की वर्तमान आयु, राम पहले है क्या 2x, 2 गुणा 4 यानी क्या हो गया भाई राम की उम्र कितनी है 8 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह किसी व्यक्ति को पार करने में 50 सेकेंड लेती है। कितना लेती है भाई 50 सेकेंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो देखो समय दे रखा वो किसमें है भाई अपने सेकेंड में है, किसमें है सेकेंड में, और जो स्पीड दे रखी है वो किसमें है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें मीटर पर सेकेंड में, किसमें मीटर पर सेकेंड में। और किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं 5/18 से गुणा, तो 54 को गुणा करूंगा मैं किससे 5/18 से, 18 से 54 कितनी बार 3 बार, 5 3 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई अपने पास स्पीड, और 50 सेकेंड क्या है भाई टाइम कितना है अपने पास 50 सेकेंड।
ये 50 है। हाँ, अब हमें क्या निकालनी है, दूरी, डिस्टेंस निकालनी भी, रेल की लंबाई। तो क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। क्या होता है भाई, टाइम इनटू स्पीड, यानी समय गुणा गति या चाल। समय अपने पास 50 है और स्पीड है 15। 50 इंटू 15 कितना होता है भाई, 750 मीटर। कितना हो जाएगा, 750 मीटर है उस रेल की कुल दूरी। भाई रेल लंबी कितनी है, 750 मीटर लंबी। ये लो, एक्स किसी काम को 14 दिन में, एक्स किसी काम को 14 दिन में, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई उस काम को कितने दिन में, 7 दिन में करते हैं, तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। आसान सा क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पहले क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, लसपा लेते हैं। याद है ना सबको भाई, एलसीएम कितना आएगा, 14 और 7 का 14 ही आएगा। अब इनकी कार्य क्षमता निकाले, एफिशिएंसी बोलते हैं जिसको। 14 का भाग 14 में दे तो 1, 7 का भाग 14 में दे तो 2। एक्स है वो अकेला एक दिन में एक काम करता है, एक्स और वाई मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 2 काम। तो वाई की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, दोनों में से एक्स को निकाल दूं, कितना आएगा, 1। ये आएगा क्या। अब हमसे पूछा है भाई वाई अकेले उसको कितना लगेगा टाइम, तो टोटल काम है 14 और वाई एक दिन में कितना काम करता है, 1। 14/1 कितना हो गया भाई, 14 दिन। कितना हो गया, 14 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपकी। अब दूसरा इसका एक तरीका और भी है जो शॉर्ट तरीका है। कैसे निकालते हैं भाई, एक्स कितने दिन में करता है, 14 दिन में। एक्स और वाई मिलकर कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में। ये दोनों मिलकर कितना हो गया, टोटल काम हो गया। ये क्या हो गया, टोटल काम। अब हमें निकालना भाई वाई का पूछा है, वाई कितने दिन में करेगा। अब एक्स और ये दोनों, एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 14 और 7 में कितने का अंतर है, 7 का। बस इसको सोल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया भाई, 14 दिन आ जाएगा आपके। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मेथड है अपने। ओके, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का भाई अनुपात क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे से पढ़ के उस हिसाब से करना सही होगा, वरना गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें। आसान क्वेश्चन है इसलिए गलत ज्यादा होते हैं। ओके, हाँ भाई, एक वस्तु है 100 रुपए की, 5% लाभ हुआ, मतलब कितने की होगी वो, 105 की। ये तो क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। परसेंटेज हटा दो, कोई मैटर करेगा नहीं इसमें। अब हमें पूछा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य एसपी रेशियो पूछा, क्रय मूल्य सीपी, इन दोनों का कितना है भाई। एसपी तो है 105 अनुपात 100, ये कट रहे हैं क्या, 5 के पहाड़े से 21 बार और 20 बार, कितना आएगा भाई, 21 अनुपात 20 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। और बहुत जने ऐसे होंगे जिनका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी वाला आएगा, वो अपने गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। इसलिए बोला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लो, ए और बी का औसत 20, बी और सी का 19 और सी और ए का 21 है, तो ए का मान, भाई ए और बी मिलकर कितना है, 20, बी और सी 19 और सी और ए कितना है, 21। भाई ये तो औसत है, तो कुल कितना हो जाएगा इनका, ये दो है ना, भाई 2 जने हैं, 2 इंटू 20 कितना हो गया, 40। यहाँ पर भी 2 है, 19 इंटू 2 38, 21 इंटू 2 42। इन तीनों को जोड़ कितना हो रहा है भाई, 120। ठीक है भाई, इनका औसत कितना है, 20, 19 और 21 है, टोटल कितना हो गया, 120। अभी 3 जने थे अपने पास, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2A 2B और 2C। तो 2 कॉमन लेकर मैं A प्लस B प्लस C लिख देता हूं। यहाँ पर 2ABC की वैल्यू कितनी आ गई, 120। ये 2 गुणा में कहा जाएगा, इसके भाग में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 60 आ गई। 120 में 2 का भाग देने पर कितना आता है भाई, 60 आता है आपके। यानी ए बी सी का मान कितना आ गया, 60। यानी तीनों ए बी और सी को जोड़े तो 60 आना चाहिए। अब हमें पूछा है किसका मान, ए का मान क्या होगा, हमें ए का मान निकालना है। और बी और सी का कितना है भाई, और बी और सी का कितना है, 19 तो औसत है, टोटल कितना है 38। तो ए बराबर
60 माइनस बी और सी को इस तरह भेजने पर माइनस कितना है भाई, बी और सी की वैल्यू 38, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 60 माइनस 38 करने पर 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। हाँ हमें बोला भाई ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये पूछा है। ए बी का मान दे रखा है 5:6 और बी सी का दे रखा है भाई 2:3। ये निकालना आसान था है भाई, कर लोगे, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर जो भी वैल्यू इसके सामने वही वैल्यू आएगी 2, यहाँ पर जो वैल्यू इसके सामने भी वापस वही वैल्यू आएगी 6। मल्टीप्लाई करना, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब ये किसी सेम टेबल से कट रहे हैं क्या, हाँ कट रहे हैं, किससे, 2 से, तो 5 6 और 9 अनुपात कितना आ गया अभी, 5:6:9। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है भाई, रेशियो प्रपोजन वाले, ठीक है। आ जाओ भाई। यदि p का p प्रतिशत 36, p का p प्रतिशत 36 है तो p का मान क्या होगा। का मतलब, ऑप का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई होता है, और प्रतिशत हटता है तो अपॉन में 100, बराबर में कितना है भाई 36। डिवाइड वाला इस तरह भेजा तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में p इंटू पी क्या हो गया, p स्क्वायर, 36 गुणा 100। स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या आता है, स्क्वायर रूट, तो p का मान क्या आएगा भाई, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और 100 किसका होता है, 10 का। p का वैल्यू कितना आ गया भाई, 60 आ गया। आसान सा क्वेश्चन था भाई, ज्यादा कैलकुलेशन थी नहीं इसमें, माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी अपने। सी की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपके 60 वाला। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 7,000 की राशि, हाँ भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और 100% मुझे जितना लग रहा है बहुत जने गलत करेंगे इस क्वेश्चन। आसान ज्यादा है तो गलत होने के चांस भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। 7,000 की राशि 30% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये वर्ड याद रखना भाई। एट 30% पर एनम व्हाट अमाउंट विल बी 7,000 बिकम इन 3 ईयर्स। तो एस आई का फॉर्मूला हमें याद रखना भाई, क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100 होता है क्या। एस आई कितना होगा भाई, प्रिंसिपल है 7,000, रेट है 30% और टाइम है अपने पास 3 वर्ष, अपॉन कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो जाएगा, 3 × 3 9, 7 63, ये लो 63 हो गया, और 2 जीरो, ये तो क्या आ गया इनका, ऐसा ही आ गया, ब्याज आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, ब्याज नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा है अमाउंट, मिश्र धन पूछा है। अमाउंट इक्वल क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस एस आई, मिश्र धन है बराबर क्या होता है भाई, मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है भाई मिश्र धन का फॉर्मूला। अब अपने पास मिश्र धन निकालना है, मूलधन कितना था भाई 7,000, और ब्याज कितना हो गया 6,300, दोनों जोड़ो कितना आएगा भाई 13,300 रुपए, इसका क्या हो जाएगा मिश्र धन, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वा। आई बात समझ में। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या को 133 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। भाई अपने पास एक संख्या है जिसमें 133 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 44 शेष बचता है। अब बोल रहा उसी संख्या में अगर मैं किसका भाग दूं, 19 का भाग दूं, तो शेषफल कितना बचेगा। अगर मैंने मान लिया वो संख्या 133 ही है, ठीक है, प्लस 44 क्या हो गया, वो संख्या बन गई जिसमें 133 का भाग दिया, कितना बनेगा भाई 7 और 7 177, यानी वो संख्या कितनी है 177 है, अगर जिसमें मैं 133 का भाग दूं 44 शेष बचता है। अब बोला 177 में 19 का भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा। 19 नम कितना होता है, 19 दाया होता है, 19 10 जा 190 होता है, और 99 जा कितना होता है 171 होता है, कितना होता है 171। अगर मैं इसका डिवाइड करूं तो 9 टाइम तो होता है 171, और रिमाइंडर कितना बचेगा 6, ठीक है। अब हमसे यही पूछा है रिमाइंडर, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा भाई 6 बचेगा, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आई बात समझ में, यही बात समझ में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर। हाँ अब आ गए भाई अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान से है भाई,
हाँ, पहला तो मेरा फेवरेट वाला आ गया भाई। घोड़े का संबंध हिन हिनाने से तो हाथी से किसका होगा? एक कैलाश खेर का एक गाना सुना होगा भाई, बम लहरी, उसी के अंदर इसका आंसर है। क्या है भाई? शेर दहाड़े हाथी चिंगाड़े। शेर दहाड़े हाथी चिंगाड़े। भाई शेर तो क्या होता है? दाड़ता है। और हाथी क्या करता है? चिंगाड़ता है। हाथी क्या करता है भाई? हाथी क्या करता है? चिंगाड़ता है। और घोड़े क्या करते हैं? हिन हिनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? चिंगाड़ने से हो गया। के हाँ, किसी सांकेतिक भाषा में लॉन, LAWN, उसको लिखा जाता है JCUP। तो उसी भाषा में स्लिट, SLIT, स्लिट को क्या लिखेंगे? देखो, पहले तो क्या हुआ है? अरे पहले क्या हुआ है? जे से, सॉरी, के से जे हुआ, -2 हुआ है। और ए से सी हुआ है, +2 हुआ है। फिर वापस W से U, -2। फिर N से P, +2। एक बार तो -2, एक बार +2। तो S से -2 करेंगे तो क्या होता है भाई? Q होता है। और L से +2 करेंगे तो होता है N। और I से -2 करेंगे तो होता है G। और T से +2 करेंगे तो V। ये ऑप्शन देख लो भाई, QNGV। QNGV एक ही ऑप्शन है भाई ऐसा। Q से आंसर आ गया था अपने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोडिंग डी कोडिंग को अच्छे से पढ़ लेना भाई। हाँ, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। साहिल पश्चिम दिशा में जा रहा है भाई। ये साहिल है कोई लड़का, किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम में जा रहा है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ा, पहले राइट, फिर वापस राइट, फिर वापस राइट। 3 बार ऐसे मुड़ा है वो। क्या बोला? तीनों बार ही कैसा मुड़ा है? राइट मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। पहली बार, ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार ऐसे मुड़ा है। तो वह किस दिशा में जा रहा है? अब किस दिशा में जा रहा है भाई? डायरेक्शन किस दिशा में उसकी? साउथ की ओर है, दक्षिण की ओर? दक्षिण आ गया अब इसका। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुणे बनारस से बड़ा है। पुणे है, वो किससे बड़ा है? बनारस से। ये लो। सीतापुर अलवर से बड़ा है। सीतापुर है अलवर से बड़ा? कोई नहीं। इससे बड़ा? हाँ, कोटा उतना बड़ा नहीं जितना बनारस। भाई कोटा क्या है? बनारस से छोटा है इसका मतलब। और लेकिन सीतापुर से बड़ा है। अब कोटा है, कोटा बनारस से तो क्या है? छोटा है। लेकिन सीतापुर से क्या है? बड़ा। सीतापुर से क्या है? बड़ा। और सीतापुर किससे बड़ा है? अलवर से। किससे बड़ा है? अलवर से। अब हमसे पूछा है सबसे छोटा कौन है? कौन है भाई? अलवर। कौन है? अलवर। ये लो भाई, आसान सा क्वेश्चन ही है। रीजनिंग तो बहुत आसान है। अपनी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है रीजनिंग के अंदर। निम्नलिखित शब्दों को वर्ग क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द आखिरी में आएगा? इन द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच वर्ड्स विल कम द लास्ट? सबसे लास्ट में कौन सा है? अगर अल्फाबेट के हिसाब से चले तो सबसे लास्ट में कौन आएगा? डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी। यहाँ तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। फिर आर, 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 यहाँ पर भी सेम। फिर आगे आएगा भाई। भाई एक अक्षर देखो आगे में, फिर दूसरा, और दूसरे में भी नहीं हो रहा, तीसरा, तीसरे में नहीं हो रहा, चौथा, चौथे से पांचवा। फिर यहाँ आ गया ए, ये पहले में आएगा। ये भी ए, फिर ये भी सेम है। ए, 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 यानी यहाँ पर 3 अक्षर तो सेम आ गए। डी आर ए, डी आर ए, डी आर ए, डी आर ए और डी आर ए। अब इसके आगे वाले पर यहाँ आ गया एन, यहाँ आ गया के, यहाँ आ गया पी, यहाँ एस, और फिर आ गया एम। अब पहले कौन आता है भाई? एन आता है, के आता है, पी आता है, या फिर एस, या फिर एम? तो पहले तो आ रहा है के। एक नंबर तो हो गया ये ट्रैक वाला। 2 नंबर पर के बाद कौन आता है भाई? अपने एम आता है, ये 2। फिर आता है एन, 3। फिर आता है पी, 4। और लास्ट में आएगा ड्रेस्टिक, कौन सा? 5 पर। तो इसका लास्ट में कौन सा पूछा है? लास्ट में कौन आएगा? ड्रेस्टिक ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। जीते थे क्या रीजनिंग के अपने? ये लो भाई, रीजनिंग के अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपके प्यारे से सर आने वाले हैं भाई जीके की क्लास लेके। ये लो भाई, तब तक आप इसका आंसर सर्च कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। तब तक आ रहे हैं आपके जीके के सर सुरेंद्र सर, जो आपके जीके के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। ओके।
हाँ जी, सभी सोल्जर्स हो गई, आपकी रीजनिंग हो गई, अब जीके और साइंस करने वाला है, ठीक है जी। आज आपकी क्लास लाइव नहीं ले पाए, माफी चाहते हैं, कोई ना। ठीक है, मंडे टू आपके वापस दोपहर 1 बजे लाइव क्लास रहेगी। कितने बजे? दोपहर 1 बजे लाइव रहती है अपने, ठीक है। मंडे से वापस आपका, कल संडे आ गया, कोई ना। मस्त तरीके से आपको भी मस्त तरीके से पढ़ना है, रिवीजन करना है। संडे के दिन प्रश्न पूछा है, मोहन जोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? एक एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, आपको पता है, मोहन जोदड़ो दोस्तों। ये किसके द्वारा खोजा गया, आपको ये बताना है, किसके द्वारा खोजा गया, बताइए जल्दी से, इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। क्या हो जाएगा? मोहन, मोहन जी का राकेश, ट्रिक बताई थी मैंने। मोहन जी का राकेश राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, ठीक है। आर डी बनर्जी इसको कहते हैं, राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? दयाराम साहनी ने तो गुरुजी हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा की खोज की, आपको याद रखना है। हड़प्पा की खोज होती है 1921 में, और मोहन जोदड़ो की 1922 में। हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा गुरुजी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ओके, अगला प्रश्न। किस राज्य में संथाल जनजाति जनसंख्या निवास करती है? संथाल जनजाति की जनसंख्या, यानी जनजातियां, अपन ने पढ़ा टॉपिक, ज्योग्राफी का एक टॉपिक था प्यारा सा, है ना, भारत की प्रमुख जनजातियां। तो आपको बताना है कि जो संथाल जनजाति है ना, ये किस राज्य में निवास करती है, बताइए कौन। संथाल जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? क्या हो जाएगा? संथाल भाई साहब। गुरुजी, संथाल जनजाति से तो अपनी भारत की जो राष्ट्रपति है ना अभी वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू, ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। बिल्कुल, तो द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की रहने वाली है? ओडिशा की रहने वाली है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति, ये दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां में निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ियां, और नीलगिरी पहाड़ियां गुरुजी कहाँ पर है? कहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियां? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? टी एन, तमिलनाडु में। ओके, अगला प्रश्न। होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है, सोचो। होम रूल आंदोलन, इसके संस्थापक कौन है, मैं बताता हूं, आप बताओ ईयर। किस वर्ष शुरू हुआ, बताओ जल्दी से। संस्थापक एक तो है एनी बिसेंट, और एक है बाल गंगाधर तिलक। ये दो आपको नाम याद रखना है। 1916 की घटना है। होम रूल की कब की है? 1916, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। पूर्ण स्वराज्य की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताओ इसका सही जवाब। पूर्ण स्वराज्य की मांग, क्या होगा इसका सही जवाब? तो गुरुजी, पूर्ण स्वराज्य की मांग गुरुजी लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में की गई। ईयर था 1929, और उसमें कांग्रेस का जो अध्यक्ष था गुरुजी, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ओके, ये आपको याद रखना। लाहौर अधिवेशन में 1929 में, आपको पता होगा कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनती है, कौन सी महिला, बताओ, बता सकते हो इसका सही जवाब? कांग्रेस के दो अधिवेशन होते हैं, एक कलकत्ता एक कानपुर। आपको बताना है कि जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन होता है उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, बताओ जल्दी से, सोचो। कम ऑन। तो कानपुर की किसने की अध्यक्षता भाई साहब, किसने की? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में कौन अध्यक्ष बनती है? सरोजनी नायडू। और कांग्रेस का ये कलकत्ता अधिवेशन होता है 1917 में, उस समय एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है, पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? बिल्कुल बीचों बीच पृथ्वी के भूमध्य रेखा, ये अर्थ है, और अर्थ के बीच में से कौन सी रेखा निकलती है? भूमध्य रेखा, आपको याद रखना है। ठीक है, भूमध्य रेखा। और यदि पूछे भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा, वो कर्क रेखा हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा, वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? दोस्तों सबसे छोटा दिन गुरुजी 22 दिसंबर होता है, और सबसे बड़ा दिन 21 जून। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना, इसमें मैंने एक प्यारी सी ट्रिक बताई थी कि सरदार का दिल नरम होता है बब्बा, सरदार का दिल नरम होता है बब्बा, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा है मेरे वीरे, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश